Hi, this is Ajay Anand and welcome to social science classes from excelup.com. In this lesson, you will be learning about the Constitution of India. सबसे पहले आप भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले संविधान की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के संविधान के बनने के क्रम में क्या इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर आप संविधान की फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संविधान का जो प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके कीवर्ड की मीनिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। किसी भी देश या संस्थान को चलाने के लिए आम सहमति से बने नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में एक क्लब बनाते हैं जिसमें कि आप म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे। तो क्लब के मेंबर कौन होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और उनसे अपेक्षित बिहेवियर क्या होगा, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे, क्योंकि उन नियमों के बगैर उस क्लब को चलाना मुश्किल होगा, बाद में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। उसी तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि आसानी से देश पर सरकार चलाया जा सके। संविधान बनने का इतिहास। संविधान बनने की शुरुआत 1928 से शुरू हुई। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेताओं ने मिलकर के संविधान का एक प्रारूप बनाया था। फिर उसके बाद 1931 में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में संविधान के मुख्य उद्देश्यों को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनमें आपस में मतभेद थे, लेकिन वे सभी कुछ मुद्दों पर सहमति रखते थे। जैसे उन सभी का मानना था कि जब भारत आज़ाद होगा तो यह एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। उन सभी को लगता था कि भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और हर वयस्क को मताधिकार दिया जाएगा। यह सब बातें उस प्रस्ताव में रखी गई थी। फिर 1937 में भारत के उन भाग्यों में जहां की अंग्रेजों का शासन चलता था, वहां पर प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव हुए, जिसमें कि यहाँ की लोकल राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था और उसका पर्पस था कि डिफरेंट प्रदेशों में सरकारें बनाई जाएं जो कि यहाँ के नेता चलाते। तो उस चुनाव को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं कह सकते क्योंकि भारत उस समय आज़ाद नहीं था, लेकिन जब प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव हुए, फिर सरकारें बनी, तो उससे फायदा ये हुआ कि यहाँ का जो राजनीतिक तबका था उसको सरकार चलाने का अनुभव मिलने लगा। उनको पता चला कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है और यह अनुभव अगले 10 साल तक उनको मिलता रहा, 1937 से 1947 तक। और शायद इसी रिलेवेंट एक्सपीरियंस के कारण जब आज़ादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो सब कुछ आराम से हो गया, ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुआ और शायद इसलिए बाद में भी यहाँ के लोगों को सरकार चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 1946 में जुलाई में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इन सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रादेशिक असेंबली के मेंबर थे उन लोगों ने संविधान सभा के मेंबर्स को चुना था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन चूंकि उस चुनाव में हर प्रदेश की असेंबली ने हिस्सा लिया था, तो हम आराम से कह सकते हैं कि संविधान सभा को पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन था, पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। यह भारत के हर क्षेत्र, हर तबके का प्रतिनिधित्व करता था। फिर 1947 में जब आज़ादी मिली तो संविधान सभा के भी 2 टुकड़े हो गए। एक संविधान सभा पाकिस्तान के लिए बनी और दूसरी भारतीय संविधान सभा बनी, जिसमें 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा ने कई मीटिंग की
और हर मीटिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई, हर मीटिंग में बहसें हुई और सबका लेखा जोखा रखा गया। और शायद यही वजह है कि आज भी हमारा संविधान समय की कसौटी पर खड़ा उतरता है। एक और वजह यह भी है कि संविधान सभा को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। फिर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसकी याद में हम आज भी हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं कि संविधान की फिलॉसफी क्या है। संविधान के शुरू में एक प्रस्तावना लिखी गई है, या प्रेम्बल कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं। यह एक तरह से इंट्रोडक्शन है जिसमें संविधान के बारे में मोटा मोटी तौर पर बताया गया। तो यह एक लंबा चौड़ा वक्तव्य है, एक पन्ने का, जिसमें कुछ कीवर्ड हैं। तो जो कीवर्ड हैं वो हैं हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब देखते हैं एक एक करके कि इनका अर्थ क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। हम भारत के लोग सबसे शुरू में लिखा हुआ, इसका मतलब है कि जो हमारा संविधान है उसे किसी ने हम पर थोपा नहीं है, या किसी राजा ने नहीं प्रदान किया है, या बाहरी किसी शक्ति ने नहीं दिया, या कोई आकाशवाणी नहीं हुई जिससे कि हमें संविधान मिल गया, बल्कि भारत के लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो चुनकर आए थे। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र देश है और इस पर किसी भी दूसरी शक्ति की सत्ता नहीं चलती है। इसे समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि जब आज़ादी के लिए बातचीत चल रही थी तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने ठुकरा दिया था। तो अगर डोमिनियन होता तो भारत अंग्रेज के राजतंत्र के अधीन होता, जैसा कि आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। समाजवादी, इस शब्द का अर्थ भारत के मामले में थोड़ा अलग है। अगर हम उस जमाने के कम्युनिस्ट देशों के समाजवाद से तुलना करें, कम्युनिस्ट देशों में समाजवाद का मतलब होता था कि इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी और सारी संपत्ति सरकार की होती थी। और हिंदुस्तान में था कि नहीं, जो निजी आदमी है उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी, उसे भी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा, सरकार पर उसके कुछ नियंत्रण होंगे ताकि हर आदमी को सामाजिक रूप से तरक्की करने का मौका मिले। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म का दर्जा नहीं मिला हुआ, आधिकारिक धर्म नहीं है, और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। सरकार लोगों के धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार तभी हस्तक्षेप करती है जब किसी धार्मिक मामले के कारण समाज के सौहार्द को खतरा हो, या कहीं डर हो कि दंगे हो जाएं, कुछ गड़बड़ियां हो जाए, तभी सरकार हस्तक्षेप करती। लोकतांत्रिक, इसका मतलब हुआ कि भारत की जो सरकार बनेगी वह जनता द्वारा चुनकर आएगी। गणराज्य, गणराज्य का मतलब हुआ कि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे यानी राष्ट्रपति, उनका चुनाव होगा, वो अपॉइंटेड नहीं होंगे। न्याय का मतलब है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति, हर नागरिक समान होगा, वह चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या कोई आम मजदूर हो। स्वतंत्रता, संविधान ने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता दे रखी है ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे और आप अपना जीवन अपने तरीके से जिएं। लेकिन उन स्वतंत्रताओं में कुछ शर्तें हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता एंजॉय करने के चक्कर में किसी दूसरे को परेशान ना करें। समानता का मतलब है कि हर नागरिक समान है। यहां पर मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक और सामाजिक तरक्की करने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। बंधुता का मतलब है कि हम सारे नागरिक आपस में भाईचारा बनाकर रहेंगे, हम आपस में भाई भाई की तरह रहेंगे, आपस में सौहार्द से रहेंगे। तो अब रिकैप करते हैं कि सबसे पहले मैंने संविधान की परिभाषा के बारे में बताया, जो कहता है कि
नियमों का संग्रह जिससे कोई देश या कोई संस्थान चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। फिर भारत के संविधान के बनने के इतिहास के बारे में बताया, और आखिर में संविधान की फिलॉसफी के बारे में बताया या उसके दर्शन के बारे में बताया, जिसमें हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो कीवर्ड दिए हुए हैं उनके अर्थ के बारे में बताया। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।